स्टार्ट कंजंक्शन टुडे। हम लोग इसको छोटे छोटे क्लिप में पढ़ेंगे ना। यू नो आइदर इट इज कंजंक्शन और कनेक्टर और ज्वाइनिंग वर्ड्स ना, लिंकिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये लिंक करता है ना। वो ऐसे शब्द होता है जो क्या लिंक करता है, हाँ, वर्ड्स और क्लाउज, वर्ड्स और क्लाउज को लिंक करता है ना। तो कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी ना। सबसे पहले इसका डेफ हम लोग देखें। डेफ होगा अ कंजंक्शन इज अ वर्ड which joins two or more than two words or clauses। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों या क्लाउजेस को जोड़ता है। ओके, और यू मस्ट राइट वन मोर, ऑफ इक्वल रैंक। या यू कैन ऐड, यू कैन नॉट ऐड, ठीक है, क्योंकि क्लाउज इक्वल रैंक तो नहीं होगा, है ना। वर्ड्स इक्वल रैंक के वर्ड्स को जोड़ता है ना। तो कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस, ये ज्वाइन करता है, इसीलिए इसको ज्वाइनिंग वर्ड्स बोला गया, है ना। टू, दो या दो से अधिक, मोर देन टू वर्ड्स, ठीक है। दो वर्ड्स कैसे जोड़ता है, दो से ज्यादा शब्द कैसे जोड़ता है ना। जैसे एक कंजंक्शन है एंड, है ना। अब एंड में आप क्या करते हैं, राम एंड ना श्याम, ठीक है। तो देयर आर टू वर्ड्स, राम एंड श्याम, दोनों नाउन है ना, और जुड़ गया क्या, एंड से। आप ऐसे भी देख सकते हैं, यू रमेश एंड आई। अब आप देखिए, आप कहे कि सर अभी ये दो वर्ड जोड़ता है ना, तो रमेश नाउन है, यू प्रोनाउन है, दोनों तो सेम नहीं हुआ। तो प्रोनाउन को भी नाउन इक्विवेलेंट माना जाता है, यानी सब्जेक्ट में दोनों यूज हो रहा है ना। अगर हम कहीं भी इसको यूज करेंगे तो कहाँ यूज करेंगे, नॉमिनेटिव केस में। तो नॉमिनेटिव केस में, तो नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट में तो नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। तो इसलिए ये नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को जोड़ता है, ठीक है। इक्विवेलेंट यू समझ रहे हैं, मतलब नाउन नहीं है बट एक्ट लाइक है नाउन, उसी तरह का। तो प्रोनाउन और नाउन दोनों को, क्योंकि नाउन के बदले ही प्रोनाउन आता है, इसलिए प्रोनाउन को भी नाउन इक्विवेलेंट माना जाता है। इज दैट क्वाइट क्लियर? क्योंकि आपके मन में डाउट होगा कि भाई अभी सर बोले कि इक्वल रंग के वर्ड को जोड़ता है, तो रमेश तो नाउन है, यू तो प्रोनाउन है, आई तो प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन क्या होता है, नाउन इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि नाउन के बदले ही यूज होता है प्रोनाउन, इसलिए इसको नाउन इक्विवेलेंट माना जाता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए, जब आप तीन शब्दों को एंड से जोड़ रहे हैं तो क्या रूल है, जितना शब्द आप जोड़ना है जोड़िए, लास्ट वर्ड के पहले आपको एंड लगा देना है और बाकी शब्दों के पहले आपको कॉमा लगाना। अगर 5 शब्द है तब भी वैसे ही आप करेंगे। इज दैट क्लियर? तो दो से ज्यादा, और दो से ज्यादा कब जोड़ता है वो आपको सीखना होगा। जैसे ईदर ना, आई और यू और ही, सॉरी, और सी, जितना देखिए आपको जितना जोड़ना है, यहां क्या लगा दो, और वो अनकाउंटेबल चला जाएगा। तो दो से ज्यादा शब्द के जोड़ने के लिए अगर फर्स्ट शब्द में इधर लगा हुआ है तो सेकंड शब्द में क्या लगाना है, और, फिर आपको क्या लगाना, और। अब देखिए, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन, ये भी नॉमिनेटिव केस, ये भी नॉमिनेटिव केस, ये भी नॉमिनेटिव केस, ये भी नॉमिनेटिव केस, यानी केस भी सेम होना चाहिए अगर प्रोनाउन है तो। ऐसा नहीं कि ये नॉमिनेटिव केस हो जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव केस हिम लिख दें। अगर एक ऑब्जेक्टिव केस में है तो दूसरा भी ऑब्जेक्टिव, एक नॉमिनेटिव केस में है तो दूसरा भी नॉमिनेटिव केस में। आई विल हेल्प नाइदर ना हर नॉर हिम। देखो यहाँ आई विल हेल्प, सॉरी, I will help neither her nor
हिम। नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है ना कंजंक्शन में, आइदर के साथ और का कंजंक्शन। तो इसको कौन सा कंजंक्शन कहते हैं? ये कौन टाइप का कंजंक्शन कहलाता है? कोरिलेटिव कंजंक्शन। जब कंजंक्शन दो भाग का बना हो और ये तय हो कि इसके साथ ये लगेगा, तो ऐसे कंजंक्शन को क्या कहेंगे? कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसलिए आइदर और नाइदर नॉर कौन से कंजंक्शन हो गए? को रिलेटिव कंजंक्शन। अब हम बोले कि अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में है हर, तो हिम भी ऑब्जेक्टिव केस ही होगा, है ना? ऐसा नहीं कि नाइदर के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है तो नॉर के बाद ये सब्जेक्टिव केस है। इज दैट ओके? तो केस भी सेम होना चाहिए। देखिए यहां भी देखिए, आई विल मैरी आइदर हर और सोनी, या तो मैं यहां भी सोनी कौन केस में है? ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि नाउन जो होता है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में उसका फॉर्म सेम होता है, प्रोनाउन में चेंज होता है। तो देखिए यहां भी वो फॉलो कर रहा था, पर बेहतर समझने के लिए हमने आपको यहां पर डाला कि ये ऑब्जेक्टिव केस तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस, है ना? और इस तरह के दो भाग के बने हुए कंजंक्शन को क्या कहते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन। या ऐसे होगा, उसको ऐसे लिख सकते हैं, सी ओ रिलेटिव, कोरिलेटिव कंजंक्शन। इज दैट ओके? ठीक है। जैसे देखो, आई लाइक हिम एज वेल एज हर। अब देखो हिम और हर को कौन जोड़ रहा है? एज वेल एज। तो एज वेल एज शब्द क्या हो गया? कंजंक्शन। अब कोई कहेगा कि एज वेल एज कौन सा कंजंक्शन है? तो इसको कहेंगे, जब भी कोई भी वर्ड एक से ज्यादा, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक से ज्यादा शब्द का बना हो तो उसको कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। तो उसी तरह से ये हो गया कंपाउंड कंजंक्शन। तो एज वेल एज क्या हो गया? एज वेल एज कंपाउंड कंजंक्शन। ठीक है? तो कंपाउंड कंजंक्शन आप समझे? कोरिलेटिव कंजंक्शन समझे ना? तो कंजंक्शन का काम क्या है? दो क्लाउजेज या दो से अधिक शब्दों को जोड़ना। अभी तक आपको जितना भी एग्जाम्पल हम दिए इसमें ये शब्द जोड़ रहा है, क्लाउज नहीं दिए, लेकिन ये क्लाउज भी जोड़ सकता है। आइए एक दो एग्जाम्पल देख लें, क्या नहीं? ही इज सिंगिंग एंड ही इज डांसिंग। देखो एक क्लाउज यहां, एक क्लाउज यहां, और दोनों को कौन जोड़ रहा है? कंजंक्शन एंड। अभी थोड़ा देर पहले ये शब्द को जोड़ रहा था, अभी थोड़ा देर पहले ये क्लाउज, थोड़ा देर बाद ये क्लाउज को जोड़ रहा है। तो एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो वर्ड्स को भी जोड़ सकता है और क्लाउज को भी जोड़ सकता है। सारे कंजंक्शन ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ही कंजंक्शन ऐसे हैं। बाकी कुछ कंजंक्शन है वो सिर्फ वर्ड को जोड़ेंगे, कुछ कंजंक्शन है जो सिर्फ क्लाउज को जोड़ेंगे, और कुछ कंजंक्शन है वो दोनों चीज को जोड़ते हैं। ओके? जैसे शी इज रिच बट अनहैप्पी। अब ये देखो, रिच क्या है? अनहैप्पी क्या है? वह अमीर है परंतु नाखुश है। ये विरोध है ना, अमीर आदमी को नाखुशी क्यों होगी? तो ये निगेटिव गुण को दर्शा रहा है, ये पॉजिटिव गुण को दर्शा रहा है। हर कोई आदमी अमीर बनना चाहता है, तो अमीर होना तो एक पॉजिटिव, बशर्ते कि आपने पैसा गलत ढंग से नहीं कमाया हो। तो ये इसलिए दोनों का विरोध है, दोनों वर्ड में विरोधाभास है। अगर दोनों पॉजिटिव होता तो यहाँ कंजंक्शन एंड लगता, लेकिन एक और दूसरा दोनों भिन्न को दर्शा रहा है, इसलिए यहां कंजंक्शन क्या लग गया? अगर कहते हैं सी इज रिच एंड हैप्पी, वहां बट हैप्पी नहीं करते, फिर क्या करते हैं? एंड हैप्पी। सी इज रिच एंड हैप्पी,
क्यों? क्योंकि देखो दोनों, हैप्पी होना भी पॉजिटिव एबिलिटी गुण है, रिच होना भी। तो यहाँ कोई दोनों के गुण में कोई विरोध नहीं है, यहाँ दोनों के गुण में विरोधाभास है। तो यदि दो एडजेक्टिव जुड़ेंगे और उसमें, या दो वर्ड जुड़ेंगे और उसमें विरोधाभास होगा तो बट का प्रयोग होगा, और विरोधाभास नहीं होगा तो एंड का। अब देखो बैट को क्लाउज से जोड़ते हैं ना, आई एम टीचिंग but they are ना playing ना, मैं पढ़ा रहा हूं परंतु वे लोग खेल रहे हैं। अब देखिए हम पढ़ा रहे हैं तो आपको सुनना चाहिए था मेरी बातों को, लेकिन ये उल्टा काम, आप उसे हट के विरोध वाला काम आप कर रहे हैं, या उसको सपोर्ट करने वाला नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या, अब देखिए यहाँ ये क्लाउज और एक क्लाउज को कौन जोड़ दिया? बट। तो इससे हम क्या सीखें? इससे हम ये सीखे, दो बात सीखे कि व्हाट एक ऐसा शब्द है जो हमेशा विरोध को प्रदर्शन करता है, दो विरोध, विपरीत शब्दों को, विपरीत गुणों वाले शब्दों को या क्लाउजेस को जोड़ता है। और दूसरा बात कि बट जो है वो शब्द भी जोड़ सकता है और वाक्य भी, जो क्लाउज भी जोड़ सकता है। हर कंजंक्शन मैंने बोला ऐसा नहीं होगा, कुछ कंजंक्शन सिर्फ वर्ड को जोड़ेंगे, कुछ कंजंक्शन सिर्फ क्लाउज को जोड़ेंगे, और कुछ ही कंजंक्शन ऐसे हैं जो वर्ड्स को भी जोड़ेंगे और क्लाउज को। ये आपको कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज बनाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज बनाता है। ये इतना आसान है, इसके लिए हम लोग बहुत माथापेची करते थे, टीचर पढ़ाते थे, समझ में नहीं आता था, बहुत सारे किताबों में पढ़ते थे, ये देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, समझ में नहीं आता था कि कैसे सब ना, कैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना। तो दो इसका पहचानने का तरीका है, अगर कोई वर्ड से वर्ड जुट रहा है और कोई क्लाउज जुट रहा है ना, तो पहले हम चर्चा कर लें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की और कोऑर्डिनेटिंग। अगर हम ये जान जाए कि ये सारे कंजंक्शन को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाता है तो सेंटेंस में यूज रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज बनाएगा। और अगर हम ये जान जाए कि ये सारे कंजंक्शन को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाता है तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो आइए इस पर हम ध्यान देते हैं ना। पूछेंगे कि सर अभी आप बताए कि कंपाउंड कंजंक्शन, फिर बताए आप कोरिलेटिव कंजंक्शन, वो संरचना के हिसाब से कंजंक्शन हुआ है ना, वो संरचना के हिसाब से कंजंक्शन हुआ, वो प्रकार नहीं हुआ। ये डेफिनेशन के अनुसार हम लोग प्रकार पे जा रहे हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर? द कंजंक्शन rejoins dependent clauses with main clauses is called subordinating conjunction। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया कि ये कभी ना इट नेवर ज्वाइंस वर्ड्स, ये शब्द को नहीं जोड़ता है ना। तो अगर कोई दो शब्द को जोड़ रहा है और पूछ लेगा कि वो कौन कंजंक्शन है, तो कोऑर्डिनेटिंग। कौन क्लाउज हो गया, तो कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज। तो पहला तो ये क्लियर हो गया। दूसरा यहां ध्यान दो, कह रहा है डिपेंडेंट क्लाउज को, डिपेंडेंट माने नहीं, इंडिपेंडेंट मतलब आपने इसी को समझ, डिपेंडेंट मतलब जो दूसरे पर निर्भर हो। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देखना, इफ यू कम लेट I will punish you। ठीक है, देखो ये डिपेंडेंट क्लाउज हो गया, इसका मीनिंग किस पर नहीं, इफ यू कम लेट आई विल पनिश यू। तो ये पूरा अर्थ तभी देगा, ये पूरा अर्थ सेंटेंस का दे रहा नहीं, इफ यू कम लेट कुछ ना कुछ तो छूटा हुआ है, मिसिंग है, तो इसका पूरा मीनिंग तब ये अर्थपूर्ण हो जाएगा जब ये क्लाउज को जोड़ दिया जाए। इसलिए इफ से बने सेंटेंस को ना सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लाउज। और इसको क्या कहते हैं? मेन क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज। तो ये डिपेंडेंट होता है, इसका मीनिंग इस पर डिपेंड करता है ना, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता।
इज दैट ओके? Yes. तो इफ से अब तुमको इफ कौन कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग। तो ये कौन क्लाउज बनाएगा? सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज। सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज तो आप पूछ देगा कि इफ वाले में कौन मेन क्लाउज है। तो इफ के साथ जो क्लाउज नहीं रहता है लगा हुआ वो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है, और जो नहीं लगा हुआ रहता है वो क्या होता है? मेन क्लाउज। मतलब ये वाला मेन क्लाउज है। अगर हम ऐसे कर दें, आई विल पनिश यू इफ यू कम लेट। अब हम तुमसे पूछें कि मेन क्लाउज कौन है इसमें और सबऑर्डिनेट क्लाउज कौन है, और ये सेंटेंस में कौन सा क्लाउज लगा हुआ है? कम लेट। दिस इज फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस आप लोग को पढ़ाए हैं। फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस इफ के साथ प्रेजेंट टेंस, कभी भी इफ फ्यूचर टेंस नहीं ले सकता। ये आपको रूल में पढ़ाए थे हम क्लास में, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने, है ना? अब तुम लोगों को तो दोबारा पढ़ाए हैं। नहीं, कम है वो, क्योंकि घसड़ दिया गया इसलिए लगा, है ना? इफ यू कम लेट। कंडीशनल सेंटेंस तो किसी तीन स्ट्रक्चर के बात है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाँ, और पास्ट इंडेफिनिट, हाँ, और पास्ट परफेक्ट। हाँ, बस तीन। प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस इफ प्लस प्रेजेंट टेंस, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस इफ प्लस सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर है? तो आइए हम लोग जाने कि कौन कौन से सबऑर्डिनेट क्लाउज में आते हैं। देखो, डैट सबऑर्डिनेट क्लाउज है। डैट जो कंजंक्शन होगा ना, डैट से जो बनेगा ना सेंटेंस, वो सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा ना। जैसे आई सेड दैट आई वाज इल। अब कोई पूछ दे कि आई सेड क्या हो गया, तो आई सेड हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज, और आई वाज इल क्या हो गया? मेन क्लाउज। क्लियर? प्रिंसिपल क्लाउज क्लियर? तो डैट हो गया। और कौन है? बिफोर हो गया। और कौन है? आफ्टर हो गया। और कौन है? सिंस हो गया। और कौन है? अनटिल हो गया। और कौन है? अनलेस हो गया। टिल हो गया ना। और कौन है? एज सुन एज। यू नो एज सुन एज? Yes, sir. हिंदी ज्यों ही। एज लॉन्ग एज, हिंदी जब तक। ठीक है? अब देखो, ये सब कंपाउंड का उदाहरण है। वेनेवर, वेनेवर मीन्स जब कभी भी। वेयर एवर मीन्स हाँ, जहां कहीं भी। एज इफ मीन्स अगर ऐसा, मानो की। एज दो मीन्स दो मानो की। लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि। नहीं तो या नहीं तो। इवन इफ मीन्स फिर भी, तो भी। ऑन कंडीशन दैट मीन्स उसका डिटेल इस शर्त पर कि। जब एग्जाम्पल लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि ये कभी वर्ड्स को जो नहीं जोड़ेगा, और दूसरा चीज ये डिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट है ना? यानी इसका अर्थ पूरा तभी निकलेगा जब ये क्लाउज इसमें जुटे आएगा ना। इसके बिना इस सेंटेंस का पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, पूरा अर्थ देने के लिए। तो इसलिए ये डिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ेगा, और जो इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़े वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कल इसको बताएंगे, ठीक है?